नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर एक नया सेट लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम जो बीपीएससी 66वां पीटी होगा इसके लिए, तथा नेक्स्ट जितने भी सरकारी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल 100 क्वेश्चन का सेट है ये, और पूरे क्वेश्चन के आंसर को लगातार हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा को अस्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है, जिसे अब संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो आपको बता दें 35A जो है इसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा को अस्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार प्राप्त था, जो अब क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही याद रखिएगा 370 भी हटा दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया करता था, तो वो भी हट गया है। अब जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे कि ये 35A जो है इसको 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। G7 जो है सदस्य का कौन सा देश नहीं है, इनमें से बताना है G7 देशों में। तो G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 जो बहुत विकसित देश है उन्हीं का समूह को G7 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भारत नहीं है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस है। आपको बता दें कि G7 की स्थापना जो हुई थी वो G7 की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 ईस्वी में, और 1975 ईस्वी में इसमें 6 देश शामिल थे जो सबसे धनी राष्ट्रों में से थे, जिसका नाम था फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, यूएसए। ठीक है, 1976 में इसे एक साल बाद इसमें कनाडा शामिल हुआ, तो ये बन गया G7। G6 से G7 बन गया। ठीक है, और फिर 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ, रसिया, ये भी क्वेश्चन आता है रसिया कब शामिल हुआ, तो 1997 में। तो ये क्या बन गया, G8 बन गया, याद रखिएगा। लेकिन आपको बता दें कि 2014 में जो क्रीमिया युद्ध हुआ, क्रीमिया युद्ध जो 2014 में क्रीमिया युद्ध हुआ, इसी क्रीमिया युद्ध के बाद जो रसिया को है उसको G8 से हटा दिया गया, यानी एक देश घट गया। तो अब ये फिर क्या बन गया, G7। स्थापना आपको बता ही दिए, जो इसका हिस्ट्री है वो भी आपको बता दिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड का 62% GDP इन्हीं सब कंट्री के पास भी है, वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक है। ठीक है, तो अभी G7 ही है, भारत इसमें शामिल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 के आधार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित कब से बन गए हैं। तो आपको बता दें 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी के बाद ये जो है 2 नए केंद्र शासित बन गए। इसके साथ ही याद रखिएगा कि अब टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं, 9 नहीं कर दीजिएगा, 8 है, क्योंकि आपको बता दें दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को ये अनाउंस किया हमारे राष्ट्रपति, और उसका राजधानी भी दमन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नया है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, एकदम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बता दें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि जो 22 मार्च है इस दिन क्या मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वाटर डे। और वाटर डे का थीम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इस समय इसकी थीम है, तो ये याद रखिएगा, जल दिवस की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार 2019 किसको चुना गया है मैन बुकर पुरस्कार के लिए। तो आपको बता दें जोका अल्हार्थी जो है इनको 2019 का मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था, जोखा अल्हार्थी को। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जोखा अल्हार्थी के जो थी ये जो कौन बुक के लिए चुनी गई थी ये भी लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। सेलेस्टियल बॉडीज ये बुक लिखी थी, इन्हीं के लिए ये चुना गया है, जोखा अल्हार्थी को
सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, ठीक है। अच्छा, मैन बुकर की स्थापना कब हुई थी ये भी जान जाइए, 1969 को, ठीक है। इंग्लैंड से इसके विजेता को 60,000 पाउंड की राशि मिलती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको बता दें 2017 में बैंकों की संख्या 29 थी, अब ये घट के 12 हो जाएगी, यानी 12 हो गई। जो विलय हुआ बैंकों का, 10 बैंक मिल के 4 बैंक हो गए हैं। 10 बैंकों का विलय होकर 4 बड़ा बैंक बना है, जिसमें सबसे बड़ा बैंक अभी भी एसबीआई है, जिसका मार्केट कैपिटल लगभग आपको बता दें 52, एसबीआई का जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 52 लाख करोड़ रुपया के आसपास है। इसके बाद आ जाता है पीएनबी। पीएनबी में 2 बैंक विलय हुए, ये भी याद रखिएगा। इसमें कौन कौन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसका मार्केट कैपिटल 17.95 लाख करोड़ है। इसके बाद 3 नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी याद रखिएगा, और 4 नंबर पे कैनरा बैंक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये 12 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हाल ही में किस देश के साथ 2019 में सिम्बैक्स जो समुद्री अभ्यास किया था? तो आपको बता दें सिम्बैक्स सी से याद रखिएगा, ये हो जाएगा सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन है आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है? पहली नहीं है, केवल महिला बनी है। तो आपको बता दें जीएस लक्ष्मी जो है आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली महिला बनी है हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस टीम ने हाल ही में आईपीएल 2019 खिताब जीता था? तो आपको बता दें मुंबई इंडियंस लगातार चौथी बार जीता है आईपीएल 2019 जो जीता। तो याद रखिएगा, लगातार नहीं 4 बार ये आईपीएल जीत चुका है। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग को ही हरा के ये बीट करके जीता था मुंबई इंडियंस, ये भी याद रखिएगा। चेन्नई सुपर किंग 3 बार विजेता है आईपीएल का, ये याद रखिएगा। लास्ट 1 रन से जीता था पिछले बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सा देश हाल ही में जलवायु आपात घोषित करने वाला दूसरा देश बना है? तो आपको बता दें जलवायु आपात घोषित करने वाला जो पहला देश है वो ब्रिटेन बना है, ठीक है। और जो दूसरा देश है वो आयरलैंड बना है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ब्रिटेन और दूसरा आयरलैंड बना है। अच्छा, जलवायु पे 2-3 सम्मेलन भी होते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग जो है, जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। और जो पेरिस सम्मेलन पूछता है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था, वो भी जलवायु परिवर्तन से सम्मिलित है। साथ में क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कुल CO2 गैस मेन कारण है जो है कार्बन डाइऑक्साइड जलवायु परिवर्तन का, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अमेरिका में हाल ही में किस देश के धातुओं पर प्रतिबंध लगा है? तो आपको बता दें ईरान पे के धातुओं पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है 2019 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत नौसेना ने जो 6 मई 2019 को किसे सेवा मुक्त किया है, यानी सेवा मुक्त कर दिया है? तो आपको बता दें INS रंजीत को ये सेवा मुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SIPRI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन जो है 2018 में सैन्य खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश है? तो अमेरिका। और आपको बता दें 2019 में भी सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला सैन्य पे अमेरिका देश है। 2 नंबर पे चीन है और 3 नंबर पे हमारा भारत आ गया है सैन्य खर्चा करने वाला देश में। अच्छा, ये AIPRI ये रिपोर्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका कार्य क्या है? तो कार्य है ये सभी युद्धों, संघर्षों, सामग्रियों, हथियार पे जो भी इस क्षेत्र में कार्य करता है या पैसा खर्चा करता है उसी का नियंत्रण करना, उस पर शोध करना, और ये रिपोर्ट जारी करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल
पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। तो इस बार आपको बता दें 1 नंबर पे भी अमेरिका है, चीन 2 नंबर पे है और 3 नंबर में भारत है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 एशियाई कंट्री सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले में बना है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर में 6 नंबर पे भारत है, ये भी याद रखिएगा इसी रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश हाल ही में जलवायु आपात घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश, देखिए पहला दुनिया का पहला देश कौन था? ब्रिटेन था। और दूसरा जो आपको इसके पहले ही बताए थे, दूसरा कौन था? यहाँ पे आपको देखिए बताए हैं आयरलैंड, ठीक है। दूसरा कौन था? ये आयरलैंड था और पहला कौन है? ब्रिटेन बना है। तो याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे वो इस वीडियो से लाभ उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय को हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो मिला है? आपको बता दें कि जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किरण कुमार को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस पाकिस्तानी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है? तो मसूद अजहर को जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो पाकिस्तानी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के में से किसका उद्भव का व्याख्या करता है? तो आपको बता दें ये ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है। अच्छा, बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा बेल्जियम के एक पादरी थे खगोलविद जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतर। नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज लेमेंतर। इन्होंने ही इसका आविष्कार किया, यानी बताया कि ब्रह्मांड जो है बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही बना है, जो पहले एक पॉइंट के आकार में था, यानी बहुत गोल आकार में था, बिंदु मात्र था, जो विस्फोट के बाद सभी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इनके कुछ वैज्ञानिक ने नहीं भी माना बात, जिनमें हर्मन बॉडी थे, थॉमस गोल्ड थे, ये लोग इनको नहीं माना बात, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी कब होती है? तो सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है वो जनवरी महीने में होता है और ये दूरी लगभग होता है 9.15 मील की दूरी, करोड़ मील। 9.15 करोड़ मील की दूरी होता है जनवरी, जो 3 जैन को होता है और इसी को बोलते हैं उपसौर। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, 3 जनवरी को। और सबसे दूर जो होता है 4 जुलाई को होता है, ये भी याद रखिएगा। और 4 जुलाई को सबसे दूर ये होता है 9.45 करोड़ मील की दूरी पे सूर्य होता है पृथ्वी से और इसको कहते हैं अपसौर। दोनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में कौन सा स्रोत उत्तरदायी है? तो बता दें जो आयन मंडल है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए ये उत्तरदायी है, ठीक है। सभी प्राकृतिक घटनाएं किस में होती है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में जो है वायुयान ये सब उड़ता है, हवाई जहाज, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षोभ मंडल को एक और चीज़ कहते हैं अधोमंडल, ये भी याद रखिएगा। और जो ये समताप मंडल है इसको आदर्श मंडल कहते हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के बीच है? तो बता दें एस्टेरॉइड जो बेल्ट है जिनको आप लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित हैं और अंतरिक्ष में लगभग आपको बता दें 40,000 से ज़्यादा एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह उपस्थित है। और आपको बता दें ये एक ही मात्र एस्टेरॉइड यानी बोल सकते हैं क्षुद्र ग्रह जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जिसका नाम लिखिएगा, पूछता है फोरवेस्टा। इसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, फोरवेस्टा को, ठीक है। और तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देशांतर प्रधान या मोत्तर के साथ मिलके ग्लोब पर वृहत वृत्त बनाता है? तो आपको बता दें 180 डिग्री देशांतर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, ये जो है प्रधान देशांतर के साथ मिलके ग्लोब पे सबसे वृहत वृत्त बनाता है। तो 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 का जो वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था उसी में 180 डिग्री या मोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था, ठीक है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर में पड़ती है? तो आपको याद रखना है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर पड़ती है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम डील कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करने में विभिन्न दिशा संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र जो है ये ट्रांसपॉन्डर कहलाता है। जो संचार उपग्रह से स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करता है तथा विभिन्न दिशा में भेजता है उसको ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ये एसी को वोल्टेज को निम्न, अगर उच्च रहे तो उसको निम्न करेगा और निम्न रहे तो उच्च करेगा। ठीक है। ट्रांजिस्टर ये क्या करता है? तो एसी को डीसी में ये चेंज करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बता दें 46% जो है के करीब जो है ये ऑक्सीजन भूपर्पटी पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ये तत्व। ठीक है, और उसके बाद जो है वो पाया जाता है सिलिकॉन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन जो है 27% के करीब में पाया जाता है, ऑक्सीजन 46% हो गया। ठीक है, और एल्युमिनियम इसके बाद जो पाया जाता है 8.13%। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो देखिए, घास का मैदान ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी इसमें ई रहता तो वो हो जाता आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए सेलवास जो घास का मैदान है ये पड़ता है अमेजन घाटी जो दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। स्टेपी जो घास का मैदान है ये जो पड़ता है यूरोप और एशिया के भी ऊपरी भाग में, मध्य एशिया के तरफ पड़ता है। ठीक है, ये भी घास का मैदान है। जो ये जो लानोज है ये भी घास का मैदान है, ये वेनेजुएला में पड़ता है, वेनेजुएला। ठीक है, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, ये चारों घास का मैदान है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो आपको बता दें दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो शीतल धारा है उसका नाम है वेनेजुएला धारा। ठीक है। अच्छा, कैनरी धारा भी दक्षिण जो है ठंडी जल धारा ही है, यानी ये भी ठंडी जल धारा ही है, और ये भी पड़ता है आपको अटलांटिक महासागर में ही, लेकिन ये दक्षिण में नहीं पड़ता है, ये ऊपर के बीच में पड़ता है, अफ्रीका के साइड के तरफ। ठीक है। अच्छा, और तीसरा देखते हैं अंगुलहास धारा, ये जो है गर्म धारा है और ये पड़ता है हिंद महासागर में। ठीक है, ये भी याद रखिए। और जो ब्राज़ील धारा है ये भी गर्म धारा है और ये पड़ता है अटलांटिक, ये भी पड़ता है अटलांटिक महासागर में। तो ये याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है इनमें से कोई एक दे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन ए और कारण बताना है इनमें से कौन सही है? भूमध्य रेखा के निकट क्षेत्रों में वर्ष भर बारिश होती है, ये सही है। भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश उपवहों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण सौवर्णी वर्षा होती है, ये भी सही है। ए और आर सही है, आर एक स्पष्टीकरण भी कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नगर है? तो आपको बता दें स्वेज नहर है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक है, और स्वेज नहर याद रखिएगा जो है भूमध्य सागर को लाल सागर के से भी जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अच्छा, और चीज़ देखते हैं, जो कोल नहर है ये कोल नहर है, इसके बारे में भी याद रखिएगा कि कील नहर इसको कहते हैं। देखिए कोल दे दिया है। कील नहर ये जर्मनी में पड़ता है और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। पनामा नहर जो है जो 1914 में बन के तैयार हुआ था, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जो सू नहर है ये यूएस से उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और सुपीरियर झील को हुरन झील से ये जोड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लीजिए, कील जो नहर है, पूछता है हमेशा क्वेश्चन, जो कील नहर है ये जर्मनी में पड़ता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। पनामा नहर जो है ये जो है आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में से जोड़ता है और ये पनामा शहर में ही पड़ता है। और जो सू नहर है ये यूएसए उत्तरी अमेरिका में है और ये सुपीरियर झील को हुरन झील से जोड़ता है। और स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, और स्वेज नहर याद रखिएगा 1869
में बन के तैयार हुआ था, जबकि इसको आवाजाही के लिए 1872 में खोला गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? तो आपको बता दें 2.40% है, लेकिन जनसंख्या के अधिकार से पूछे, जनसंख्या के अधिकार से तो 17.5% हिस्सेदारी है, जो चीन के बाद सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे बढ़कर पुनः मिल जाती है, इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है? तो आपको बता दें कावेरी नदी जो है जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, ठीक है। और ये बता दें आपको कर्नाटक के जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक के एक जगह पड़ता है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यहीं से ये निकलती है, ठीक है। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो शिव समुद्रम है ना, यहीं पे सबसे पहले भारत का प्रथम पन बिजली ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पन बिजली ऊर्जा केंद्र, जो कि 1994 में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा, स्टार्ट हुआ था पन बिजली ऊर्जा केंद्र। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो मटियार मिट्टी, जिसको क्ले मिट्टी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा पानी संजोए रखती है, ये याद रखिएगा। और मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी पूछता है, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पेडोलॉजी मिट्टियों के अध्ययन को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोमर है, बलुई है, लाल मिट्टी है। एक और मिट्टी आता है काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो महाराष्ट्र के करीब में पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी के ही रेगूर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको 2 भाग है, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है? तो आपको बता दें लहसुन में विशिष्ट जो गंध है सल्फर यौगिक के कारण उत्पन्न होता है। अच्छा, लहसुन और प्याज दोनों जो है एक बीजीय पौधा होता है, याद रखिएगा, एक बीजीय, क्वेश्चन पूछता है, एक बीजीय पौधा होता है, ठीक है, जो लिलिएसी, ठीक है, कुल का पौधा होता है, लिलिएसी कुल का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो आपको बता दें जो स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन है, ठीक है, पशुओं का प्रजनन को ही स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा, जो बैल का वीर्य है जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग किया जाता है, इसको नाइट्रोजन यानी द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, क्वेश्चन बार बार आता है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ पुरुषों का जो बंध्याकरण होता है उसको क्या कहते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा, उसको कहते हैं बेसेक्टोमी, ठीक है, बिसेक्टोमी कहते हैं। और महिलाओं का जब बंध्याकरण है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। पुरुषों का जो है उसको क्या कहते हैं? बेसेक्टोमी, और महिलाओं का ट्यूबेक्टोमी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो आपको बता दें 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, जबकि 1 एकड़ बराबर 23 कट्ठा होता है, ठीक है, 23 कट्ठा। और 20 कट्ठा का जो है 1 बीघा होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, कभी कभी पूछता है 1 इंच बराबर कितना होता है? तो आपको बता दें 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और एक याद रखिएगा, इस बार की जो थीम थी पर्यावरण दिवस पर, इट्स टाइम फॉर नेचर थी, इट्स टाइम फॉर नेचर, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स टाइम फॉर नेचर, जो इस बार की थीम थी पर्यावरण दिवस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा जो है कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो आपको बता दें जो 1 से 2% ही भाग जो है रासायनिक क्रिया में परिवर्तित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषक है? तो आपको बता दें CO, जिसको क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका अनुभार जो है 28 होता है,
याद रखिएगा सभी। ये एक रंगहीन, स्वादहीन, विषैला, जल में अत्यंत अघुलनशील और हवा के बराबर भारी ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोटरसाइकिल से धुआं जो हमारे शरीर में कैंसर की भी उत्पत्ति का कारण है। अच्छा, CO का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कभी कभी पूछ देता है, तो अब याद रखिएगा फॉक्सीजन गैस या मिथाइल अल्कोहल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पौधे के खाद्य युग्मों से कौन सा सही नहीं है बताना है, तो आपको बता दें आलू जो है ये मूल नहीं होगा, जो आलू है ये कंद होगा, कंद मूल। ठीक है, ट्यूबर होता है आलू, तो ये गलत है और बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस पदार्थ में के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, तो आपको बता दें वसा के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब 1 ग्राम आप ग्लूकोज का पालन करते हैं, पीते हैं, तो आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन 1 ग्राम अगर वसा, 1 ग्राम वसा आप 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो समझिए ये कितना जाता है 1 ग्राम वसा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण किसके ऑक्सीजन से, तो वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा इनमें से विचार कीजिए कौन सा सही है, ये बताना है। तो यह रक्त का ऑक्सीजन का संचार है, ये सही है, एकदम सही है। ये लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। कुछ रोगों के प्रतिरक्षण नहीं, ये तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, WBC के कारण ये होता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये रक्त का लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यानी 3 गलत है, बाकी 1 2 4 सही है। आंसर नंबर कौन हो जाएगा, D नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिरक्षा जो निर्माण करता है वाइट ब्लड सेल हम लोग का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो डेसिबल ध्वनि का प्रबलता, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति का इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील 900 की दूरी, ये भी सही है। सेल्सियस जो है ये गलत हो जाएगा, उष्मा की इकाई नहीं है, उष्मा जो है जूल में नापी जाती है। ठीक है, सेल्सियस जो है उष्मा जो है वो उसको उसकी इकाई क्या है, जूल में मापी जाती है। विशिष्ट उष्मा की ऊंचाई की जूल किलोग्राम केल्विन होता है। ठीक है, तथा गुप्त उष्मा की जूल प्रति किलोग्राम होता है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए कह रहा है क्षयकारी बल इनमें से कौन है, तो बताना है क्षयकारी बल कौन है। घर्षण बल को ही क्षयकारी बल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, क्षयकारी बल क्या है ये भी समझ लीजिए, या घर्षण बल क्या है। तो जैसे हम जो सड़क पे चलते हैं तो हमारे द्वारा एक बल लगता है, घर्षण बल, जो पीछे की तरफ मारते हैं, और सड़क भी हमको बल एक आगे की तरफ ढकेलता है। यानी कह सकते हैं वैसा बल जो परिणाम में समान हो लेकिन दिशा में विपरीत है, उसी को क्षयकारी बल कहते हैं। इसका एक उदाहरण जो है घर्षण बल है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, स्थैतिक घर्षण बल जो है जिसका मान सबसे अधिक होता है, जबकि लोकटक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर, ये तांबे के एक टुकड़े को कांच के एक टुकड़े के एक तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़ा से अपेक्षित गर्म लगता है, ये एकदम सही है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, इसका ये कारण नहीं है। ए और आर ए सही है, A और R दोनों सही है, लेकिन इसकी स्पष्टीकरण ये नहीं कर रहा है। ये सही है लेकिन इसकी स्पष्टीकरण ये नहीं कर रहा है। इसका कारण मेन इसलिए होता है कि तांबा जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी प्रभाव होता है, इसीलिए वो अधिक गर्म लगता है। ठीक है, घनत्व से कोई रिलेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर जो होता है इसका क्रिया क्या कहलाता है, तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं कंडंसन। कंडंसन जो होता है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे हीट ट्रांसफ़र होता है जो कण के द्वारा, पार्टिकल के द्वारा होता है, उसको कंडक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो आपको बता दें ओजोन, क्लोरीन ऑक्साइड और क्लोरामीन, ये सभी होगा, यानी D इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जीवाणु मुक्त करने के लिए ये सभी प्रयुक्त होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो पेट्रोल का गुणवत्ता का मान ऑक्टेन संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क
प्रकाश के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है तो आपको बता दें, ये प्रकाश का एकवर्णीय और पानी की बूंद से गुजरने पर ये विभक्त नहीं होते, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए इसको सौरक प्रकाश के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सोडियम के बारे में और आपको बता दें, सबसे मुलायम होता है, जिसको चाकू से भी काट सकते हैं आप, ये याद रखिएगा। साथ में ये जो है एकवर्णीय होता है और पानी से गुजरने पर विभक्त नहीं होते, ये भी इसके लक्षण है। ठीक है, इसके साथ ही जो लेसर किरण है ये भी एकवर्णीय ही होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। चलिए, सोडियम केरोसिन में रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो आपको बता दें ऊष्मा का सबसे ज़्यादा चालक इसमें से पारा है। ठीक है, और पारा समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ये भी याद रखिएगा। पूछता है कौन ऐसा तत्व है, कौन ऐसा तत्व है जो समान ताप पे द्रव अवस्था में होता है। थोड़ा नट्टी गला खसखसा रहा है आज बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पारा के बारे में जिक्र कर रहे थे, इसके बारे में और एक चीज़ जान लीजिए। पारा ना तो आघातवर्ग होता है और ना तन्य होता है, और 4.12 कैलोरी ताप पर पारा का प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक और चीज़ पारा के बारे में याद रखिएगा, अम्लराज जो है इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्लराज के साथ मिलकर ये मर्क्यूरी क्लोराइड का भी निर्माण करता है। पानी की स्थायी कठोरता जो है निम्न में से कौन उत्तरदायी है स्थायी कठोरता के लिए, तो आपको बता दें अस्थायी कठोरता है जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। अच्छा, जल में सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों प्रकार की कठोरता मिल जाती है। किसको डालने से? सोडियम, नोट कर लीजिए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दोनों प्रकार की कठोरता जो है इससे मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात जो पुलिस है वो किसका इस्तेमाल करता है, तो आपको हम बता दें वो जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करता है, जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति शराब पिया है या नहीं। और शराब जो है हमारे तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और लीवर को हमारे खराब कर देता है, यकृत को। ठीक है, तो 49 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, तो आपको बता दें एसिटिलीन जो है गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के कार्यों के लिए। एक और चीज़ आपको बता दें, जो सोल्डर बनाने में जिसका प्रयोग होता है वो जिंक जो है 67% का प्रयोग होता है, और जो पीबी यानी सीसा जो है इसमें 33% का प्रयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो अभी इस सेट में 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में 50 और करेंगे। सभी क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए इसको 50 पे ही रहने देते हैं। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 66वां बीपीएससी टेस्ट सीरीज ग्रुप भी चल रहा है, जो व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर योर एग्जामिनेशन।